हिंदी के आज लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रही हूँ। और जितने क्वेश्चन आपको डिस्कस किए गए ना, ऑलमोस्ट मैं 10 से 12 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। वो 10 से 12 लॉन्ग क्वेश्चंस अगर पढ़ते हो, उसमें श्योर शॉर्ट मैं बोल सकती हूँ 8 लॉन्ग क्वेश्चंस आएँगे। 8 में से 4 तो अटेम्प्ट कर सकते हो ना, कोई भी 4 अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको मैं बोल दूँ सटीक रूप से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है सही मायने में प्रैक्टिस करके जाने चाहिए, और उसको तो आप श्योर अटेम्प्ट करना ही आएगा भी और करना भी है। पेडागोजिकल एनालिसिस जो शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण है, उसको करोगे जैसे भी करके, कल ही के क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं। और एक जो लेसन प्लान पाठ्य चर्चा, दो दूसरे मतलब ये दो क्वेश्चंस दो डिफरेंट इकाई में है, यूनिट में है, ठीक है, दो अलग अलग इकाई में है और यूनिट में है। एक यूनिट फर्स्ट में है तो दूसरा यूनिट सेकंड में है, ऐसे होगा। तो यूनिट फर्स्ट में तो नहीं है, यूनिट टू एंड थर्ड में है आई थिंक। तो ये दोनों में रहेगा, तो उसको आपको पूरा अच्छे तरीके से करके जाना है, क्योंकि ये ना मार्क फेचिंग है और आपको कोई काट नहीं सकता यहाँ पे। इसके बाद पहला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ था, जैसे कि हमने भाषा साहित्य के बारे में पढ़ा कि भाषा का स्थिति क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है और वैश्वीकरण में उसका संदर्भ क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा है। और पहला जो प्रश्न था हमारा, भाषा क्या है और भाषा के उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, उसके बारे में। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चंस पक्के आएँगे, ठीक है? 3 क्वेश्चंस पक्के आएँगे, मतलब ये हो गए 48 मार्क्स के। 48 मार्क्स भी अटेंड करके आते हो, आपको नियर अबाउट कितने मार्क्स रखते हैं? 40%, 80 का 40% होता है 32 मार्क। 48 से 32 रह जाएँगे। इसके बाद बाकी का आप जैसे व्याकरण शिक्षण लिख दिए, और मैंने कौशल भी पढ़ाया हुआ है। तो कौशल से एक प्रश्न तो आएगा, कौशल भी अटेंड कर सकते हो। कौशल से एक प्रश्न आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, लॉन्ग भी आएगा, तो इससे आपको और मिल जाएँगे मार्क्स, ठीक है? बाकी के लास्ट यूनिट से मैंने करिकुलम क्रम आपको पढ़ाया था। पाठ्यक्रम के प्रणाली आपको पढ़ाया, मतलब जितने भी उसके उद्देश्य हैं। हाँ, बताओ? अभी भी ब्रेक हो रहा है, मतलब मैं और कहाँ जाऊँ बताओ? मैं पूरा बाहर खड़ी हूँ, ठीक है? और इससे बाहर मैं जा नहीं सकती, और नेटवर्क का मैं क्या करूँ? अच्छा, वॉइस आ रहा है कि नहीं देखो, नहीं तो मैं काट के फिर करती हूँ। आ रहा है? अब आ रहा है? देखो। अच्छा, तो उधर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मेबी नेटवर्क का कुछ भी हो सकता है, अप डाउन। आ रहा है ना? आ रहा है ना? ओके, मैं अच्छा, ठीक है, चलो। रिकॉर्डिंग मैंने किया हुआ है, रिकॉर्डिंग ऑन है। देखते हैं, उसको भी अपलोड कर देंगे, इफ इश्यू हो रहा है तो अपलोड भी कर देंगे। चलो, अभी ये प्रश्न मैंने आपको बोल दिए, बार-बार बोल रही हूँ कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन्स नहीं आएँगे, वो आपको लगते हैं डिफ़िकल्ट हैं बट ईज़ी ही आते हैं। मैंने जितना पढ़ लिया, सिर्फ़ आपको हिंदी में ही लिखना है, अच्छे-अच्छे वर्ड्स देने हैं। जैसे कि ना विश्लेषण, संदर्भ, ये ऐसे वर्ड्स थोड़े से डिफ़िकल्ट यूज़ करोगे, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है, हो जाएगा, ऐसा मत। निर्माण करेंगे, ऐसा वर्ड थोड़ा-सा लो, क्योंकि आप जिस स्टेट में जा रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं। तो वहाँ पे हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसीलिए आप थोड़ा-सा हिंदी, बुकिश वाला जो हिंदी है, उस पे ध्यान देंगे। इसलिए मैंने मतलब मैं चाहती तो ऐसे में भी आपको ब्रीफली इंग्लिश का ट्रांसलेट करके दे देती, परंतु आपकी किताब से ही मैंने मार्क किया है, क्योंकि थोड़े से वर्ड्स हमें डिफ़िकल्ट भी लेने पड़ेंगे अगर अच्छे मार्क्स चाहिए। तो चलो, अभी मूल्यांकन की विभिन्न विधियों तथा साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है? मूल्यांकन क्या है, उसमें कौन से विधि हैं उसके बारे में लिखना है, कितने प्रकार के मूल्यांकन होते हैं उसके बारे में लिखना है, और उसको संक्षेप में वर्णन करना है। और एक क्वेश्चन आ रहा है, परीक्षा कितने प्रकार की होती है? परीक्षा मतलब वही मूल्यांकन बोला गया है। मूल्यांकन मतलब मूल्य अंकन, ठीक है? मूल्य अंकन, मूल्य को आंकना, कितने मार्क रखते हो? तो परीक्षा करेंगे तभी तो मार्क रखेंगे ना। तो उसका हो गया अभी देखो, निबंध से आया, निबंध सॉरी, निबंध से हमें ये बोला गया कि वर्णन करना है, विश्लेषण करना है। तो यहाँ पे जो वर्ड आया मेरे मुंह में अभी नहीं जा रहा, निबंध। जब खत्म हो गया, यहाँ पे हमारा खत्म हो गया कि ये इनके ऊपर मूल्यांकन में जितने भी मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन का विधि क्या है, और उसके जितने भी साधन हैं और उसके जो विधियां हैं, उसको संक्षेप में यहाँ पे हम वर्णन करने वाले हैं। तो अभी चलते हैं पहले इंट्रोडक्शन में, जो आपको परिचय देगा। तो मूल्यांकन का अर्थ है एवं परिभाषा क्या है, देख लो। मूल्यांकन शब्द का अर्थ हो गया मूल्य को आंकना, ठीक है? मूल्य को आंकना, आंक लिए। आंकना मतलब अभी अंकन करोगे या फिर उसको कैलकुलेट कर रहे हो, तो मूल्य को जहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो या फिर आंक रहे हो, उसको मूल्यांकन बोला गया। अभी देखो थोड़ा सा स्टोरी क्या है। जो मूल्यांकन होता ना, ये त्रिकोणीय है, मतलब क्या है, ट्राइपोलर।
त्रिकोणीय मतलब हो गया ट्राइपोलर। इंग्लिश में थोड़ा वर्ड दे सकते हो जहाँ पे आपको लगे कि मुझे अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हिंदी में वर्ड नहीं मिल रहे, तो आप इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। ये होता है बेनिफिट हिंदी बच्चों के लिए कि वो जहाँ पे अटक गए तो इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर लेना, इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लेना, अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इतना छूट है, वहाँ पे इतना छूट है। तो ये त्रिकोणीय प्रक्रिया माना गया है। त्रिकोणीय, त्रिकोणीय होना चाहिए था, त्रिकाणीय हो गया, त्रिकोणीय लिख देना। त्रिकोणीय प्रक्रिया माना गया है। त्रिकोणीय प्रक्रिया में क्या आते हैं उसके बाद हम लोग डायग्राम में देख लेंगे। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होगा, शिक्षण के जितने भी उद्देश्य है उसको निर्धारण किया जाएगा। पहले तो आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हो तो शिक्षण क्यों देना है, टीचिंग क्यों देना है, उसके लिए तो आप पहले उद्देश्य को निर्धारण करो। उसके पश्चात में उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए काम करो, लर्निंग करवाओ। पहले शिक्षण क्यों देना है, टीचिंग क्यों देना है, उसके उद्देश्य को बनाओ। तो इसको बोल सकते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग ऑब्जेक्टिव और शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य। इसके पश्चात आता है अधिगम। अधिगम के द्वारा जो शिक्षण के उद्देश्य थे उसको पूरा करेंगे। उसके बाद आता है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब आप अधिगम के द्वारा जितना भी चीजें बच्चों को बताओगे उस विषय के ऊपर आप उसको क्या करोगे, मूल्य को मूल्यांकन करोगे। मतलब मूल्यांकन हम लोग करेंगे परीक्षा द्वारा। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि सबसे अंत में यह जांच की जाती है शिक्षार्थी ने अपेक्षित अधिगम अनुभव प्राप्त किया है या नहीं। देखो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ाने के बाद मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये पढ़ाई आपने पूरा सीख लिया या फिर आपने अधूरा सीखा हुआ है या फिर आप भूल गए। ये जानने के लिए आपके अंदर कितना नॉलेज है, ये आकलन करने के लिए जो हम प्रक्रिया को अपनाते हैं वो है मूल्यांकन। ठीक है, तो उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। हो गया, ये आपका थोड़ा सा इंट्रो गया। अभी देखो मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, व्यापक होता है, बड़ा ब्रॉडर होता है, नैरोअर नहीं होता है, ब्रॉडर होता है। तो मूल्यांकन का अर्थ अत्यंत व्यापक होता है। मूल्यांकन में क्या क्या होते हैं, देखो तीन चीजें होंगी ना। पहले मूल्यांकन, मापन, परीक्षा तथा परीक्षा। ठीक है, ये तीन चीजों को हमने यहाँ पे सर्वाधिक उपयोगी बोला हुआ है। ठीक है, ये तीनों में मूल्यांकन का अर्थ ही सबसे अधिक है। मतलब ये तीन चीजों में अगर कोई बड़ा है तो वो कौन है, मूल्यांकन है। मापन, परीक्षण, मापन मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट। ठीक है, आपने एग्जामिन किया, एग्जामिन के द्वारा आप मेजर कर रहे हो कि क्या क्या आप पा सकते हो, उसके बाद आपने मूल्य निर्धारित किया। तो ये तीन चीजों में सबसे बड़ा हो गया मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन इतना आप लिखोगे, ग्रीन में मार्क किया हुआ है, इतना आप लिखोगे। उसके अंदर परीक्षा क्या है, मापन क्या है, इतना नहीं लिखना पड़ेगा आपको। अभी देखो दो डेफिनेशन दोगे। तो एक डेफिनेशन है एन एम दांडेकर द्वारा। ठीक है, एन एम दांडेकर द्वारा और उनके अनुसार मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने की सीमा करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है बहुत, देखो मतलब पूरा शुद्ध रूप से चले गए। तो यहाँ पे आप करोगे मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा जो शैक्षिक उद्देश्य है उसकी पूर्ति का आप सीमा निर्धारण करने के लिए व्यवहार करते हो। इतना इजी कर दिया। सीमा निर्धारण, सीमा मतलब आप किस अंत तक जा सकते हो या फिर आपने कितना सीखा हुआ है। सीमाबद्ध और क्रमबद्ध अनुसार आपको मापना। ठीक है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको इवैल्यूएट करना। तो ये होता है क्रमबद्ध अनुसार आपको मापना। तो ये सब हम मूल्यांकन द्वारा करते हैं। तो आपने शैक्षिक उद्देश्य कितना पूरा किया हुआ है और कितना सीखा हुआ है उसको मापन करने का जो प्रक्रिया है उसको हमने मूल्यांकन बोला। शिक्षा के उद्देश्य को कितना आपने पूरा किया है उसको मापने का जो भी प्रक्रिया है उसको हमने मूल्यांकन बोला। एन एन दांडेकर द्वारा ये बोला गया है। और एक ले लेते हैं ब्रेडफील्ड तथा मोरडेक। ठीक है, ब्रेडफील्ड तथा मोरडेक। तो ब्रेडफील्ड तथा मोरडेक के अनुसार मूल्यांकन किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में किसी घटना को प्रतीक आवंटित करता है जिससे उस घटना का महत्व अथवा मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मूल्यांकन कोई भी सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या वैज्ञानिक हो, एक मानदंड है। मतलब आप बोल सकते हो स्टैंडर्डाइज एक प्रोसेस है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस बोला गया। एक स्टैंडर्ड इसमें रहता है। कोई भी घटना को आप देख रहे हो या घटना को आपने सुना या घटना को आपने जिया, उसको आप जानना चाहते हो कि उसके द्वारा आपके पास कितना ज्ञान मिला है। उस ज्ञान प्राप्त के मूल्य को आपने आंका है। तो उस ज्ञान के मूल्य को आंकने के लिए जो व्यवहार किया गया वो मूल्यांकन विधि है, वो मूल्यांकन है। समझ आया?
ब्रेडफील्ड एंड मोरडेक के अनुसार, समझ आया? सामाजिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, कोई भी घटनाएं हो सकती है। समाज में आप हो तो सामाजिक हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है। उसी स्टैंडर्डाइज्ड मानदंड, मानदंड बोला गया है एक, हम क्या करेंगे, एक एवरेज बना देंगे, ठीक है? इस एवरेज के हिसाब से आप कोई भी एग्जाम देते हो, अगर यहाँ तक पार कर गए तो ये आपका मानदंड हुआ, स्टैंडर्डाइज्ड हुआ, ठीक है? उस घटना से आप कौन सा ज्ञान ले रहे हो, ये आपने एग्जाम दिया, ठीक है? उससे आपको पता चला आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो ये मानदंड के स्वरूप में आप पास कर गए, ठीक है? ब्रेडफील्ड तथा मोरडेक के अनुसार। इतना समझ आया? अच्छा, चलो आगे चलो। यहाँ पे देखो मैंने मार्क किया हुआ है, थोड़ा देखना। मूल्यांकन का अर्थ अत्यंत व्यापक है, आप जान गए हो ये। मतलब मूल्यांकन सिर्फ शैक्षिक क्षेत्र में ही यूज कर सकते हैं क्या? शैक्षिक क्षेत्र में ही यूज कर सकते हैं, या फिर व्यवहार कर सकते हैं, या फिर बहुत जगह पे व्यवहार कर सकते हैं? बताओ। मूल्यांकन को सिर्फ शैक्षिक और शिक्षा व्यवहार करें, डिफरेंट क्षेत्र में भी, एरिया में भी कर सकते हैं। तो मूल्यांकन का अर्थ है अत्यंत व्यापक होता है, बड़ा है, ब्रॉडर है सेंस में। मूल्यांकन का क्षेत्र केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि इसमें सिर्फ आपने परीक्षा कर दिया, अंक दे दिया, बल्कि यह भी होता है कि बालक में व्यक्तित्व का विकास हो रहा है कि नहीं, बालक में व्यक्तित्व का विकास हो रहा है कि नहीं। आपका मानदंड क्या है पता है? कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, आपका संपूर्ण विकास हो जाए, संपूर्ण विकास हो जाए, सर्वांगीण विकास हो जाए। तो इस विकास के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया गया है, मानदंड जो बनाया गया है, उस स्वरूप में आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ आप एक सब्जेक्ट में पास कर गए, एक विषय में पास हो गए तो आपका हो गया। आप संपूर्ण रूप से कितना विकास किए हो, आपका व्यक्तित्व का कितना विकास हुआ है, यही सब जानना होता है मूल्यांकन, ठीक है? अभी आगे चलते हैं, देखो। अच्छा, हमारा शिक्षण उद्देश्य, हमारा जो पढ़ाई होता है वो, उसके द्वारा हम क्या करते हैं? बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट पे बात करते हैं। बच्चे जैसे ऑल राउंड डेवलप करे, उसका विकास हो, हर एक टाइप का जो विकास होता है पूर्ण रूप से उसका विकास हो, यही होता है। तो शिक्षण उद्देश्य से बालक में हम व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आपका मूल्यांकन बाल केंद्रित है, आपका मूल्यांकन बाल केंद्रित है, बोल सकते हैं? यस। तो ये टीचर सेंटर्ड नहीं है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है, ठीक है? मूल्यांकन प्रक्रिया नामक त्रिकोण के तीन महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख लो कि क्या क्या है ना, यहाँ पे तीन केंद्र बिंदु होते हैं। ये डायग्राम में चले जाना, देखो ये लाइन लिखने के बाद यहाँ पे एरो मार्क देके मैंने लिखा हुआ है, ये डायग्राम में जाना है, ठीक है? तीन क्या है? तो पहला है टीचिंग ऑब्जेक्टिव, मैंने बताया शिक्षण उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षण उद्देश्य होगा तभी तो हम उस पे काम करेंगे। उसके बाद हो जाता है हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा? जब टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होगा, शिक्षण उद्देश्य होगा, उसके बाद बच्चे सीखेंगे, समझेंगे, तो लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और उसके द्वारा बच्चों में व्यवहार में चेंजेस आएंगे और परिवर्तन आएंगे, व्यवहार में परिवर्तन आएंगे। तो ये किसके द्वारा संभव हुआ? इvaluation के द्वारा, इvaluation प्रोसेस और मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा। तो ये तीन डोमेन यहाँ पे हैं और हेड हैं और केंद्र बिंदु हैं। जो पहला है टीचिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सीखने से उत्पन्न अनुभव। और जैसे होता है ना, हर दिन आप कोई काम करते हो तो उससे आपको अनुभव होता है, आप एक्सपीरियंस बनते हो, अनुभवी बन जाते हो, और उसी से ही आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको मूल्यांकन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है? तो अतः हम पहुंचे एक कंक्लूजन पॉइंट तक, ऊपर के जितने भी पॉइंट्स थे उससे हम जान चुके हैं। सो उससे क्या जान पड़ा? कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे और जिसके द्वारा शिक्षार्थी द्वारा पाठ्यक्रम में विषयों से अर्जित ज्ञान, उसके विभिन्न कौशल हो गए और उसकी अभिरुचि होगी, उसके सामाजिक, शारीरिक, नैतिक विकास आदि की जांच की जाती है। जैसे कि आपने बोल दिया ग्रोथ हो गया, विकास हो गया, और बुद्धि विकास सब मिल गया, वृद्धि भी हो गया, बुद्धि भी मिल गए, शारीरिक गुण भी मिल गए, सब कुछ मिल गया। अभी उस ज्ञान को जितना भी हमने प्राप्त किया है, वो चाहे आपके शारीरिक रूप से हो, नैतिक रूप से हो और आगे बढ़ने के रूप से हो, तो उसको अगर जांच करना चाहते हो, उस ज्ञान को अगर जांच करना चाहते हो, उसके लिए कुछ तो प्रक्रिया होना चाहिए, तो वो है मूल्यांकन। तो संपूर्ण रूप से ज्ञान लेने के बाद पश्चात, विषयों के ज्ञान लेने के पश्चात, कौशल, विभिन्न प्रकार के कौशल, उसके अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट, अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट, सामाजिक, शारीरिक, नैतिक विकास, सबके बारे में जब आप जांच करते हो तो उसको मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन का बहुत सारे महत्व होते हैं,
ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे हेडिंग दे दिया मूल्यांकन का महत्व। अभी धीरे धीरे अपने पॉइंट से अभी इसको एक्सप्लेन करना। ये सारे लिखने के बाद अपने पॉइंट से इसको एक्सप्लेन करना। छात्र की उपलब्धियों का ज्ञान। देखो, अभी जितना बच्चा जानकारी लेगा उतना ही ज्ञानी बनेगा। तो ये पता चलता है इससे कि आप विद्यार्थी हो, तो विद्यार्थी होने के नाते आपके अंदर जो कमजोरियां हैं उस पे आप जब तक काम करते हो, ज्ञान अर्जित करते हो, तब तक आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं और आपको योग्यता मिल जाती है। आपकी योग्यता क्या है, आपने कितनी उपलब्धि की है और आपके पास कितने कौशल हैं, सबके बारे में पता चल जाता है। अभी देखो, सेकंड, भाषा शिक्षण के उद्देश्य की उपलब्धियों का जांचने का सहायक। आपको पता है कि पढ़ने से भाषा कौशल की प्राप्ति होती है। आपने भाषा कौशल के बारे में भी पढ़ा, पठन, लेखन, श्रवण, मौखिक सब किया, है ना। अभी उससे आपको पता चला कि क्यों भाषा शिक्षण के उद्देश्य में ये आवश्यक है जांच। कितना अच्छे से सीखे हो। अभी भाषा का उद्देश्य बहुत कुछ है। भाषा सीखने से बहुत सारी चीज़ों में आप उसको व्यवहार कर सकते हो। भाषा से आप अपने अभिव्यक्ति को विकास कर सकते हो और अभिरुचियों के द्वारा आप कोई चीज़ें लिख सकते हो। आप कोई कहानी लिख सकते हो, कोई गद्य लिख सकते हो, पद्य लिख सकते हो, कोई आत्मजीवनी लिख सकते हो। तो इससे आपकी भाषाओं के उद्देश्यों का पूर्ति होगा और पूरा होगा। ये भाषाओं के द्वारा आपके सम्मुख जो भी भाषा के संबंधित उद्देश्य होंगे वो भी पूरे हो जाएंगे। तो भाषा संबंधित जितने भी उपलब्धियां हैं उसे भी जांच करना चाहिए ना। आप कौन सा पूरा कर चुके हो, कौन सा नहीं किए हो, वो भी पता चलेगा। मतलब आपको याद रखना है, सर्वांगीण विकास इसी के द्वारा होता है। तो माथे में रख के, दिमाग में रख के इस पे चलना है। विद्यार्थियों की कमजोरियों को जानने की सहायक। अगर मूल्यांकन कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या बच्चों में दोष है, त्रुटि है, कमियां हैं, उसको जानने के लिए कर रहे हैं, ताकि हमें उसी अनुसार बच्चों पे काम करना पड़े। और जैसे कि एक बच्चे का उच्चारण में बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे मैं थोड़ा बहुत फंबल करती हूँ, ठीक है। जब हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो कुछ कुछ जगह पे हम गलत पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम हमारा जो दिमाग है सही तरीके से रीड नहीं कर पाए, इसलिए गलत हमने पढ़ा। तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। धीरे धीरे उसी चीज़ को बारंबार दोहराते रहो तो उसका समाधान मिल जाता है। तो वैसे ही बच्चों में जब भी कमजोरियां आए तो कमजोरियों को हमें निकालना पड़ेगा, दोष त्रुटि को जांचना पड़ेगा। तो उसके लिए मूल्यांकन है। विद्यार्थियों की प्रगति की जानकारी। देखो, एक विद्यार्थी कितना प्रगति कर रहा है और कितना उसके ज्ञान कौशल है, उसमें कला, संस्कृति, विचारधाराओं पे क्या क्या उसके पास है, कौन से उद्देश्य को इस प्रकार से वो पूरा कर रहा है, ये अगर जानना है तो मूल्यांकन की जाती है, जिससे हम प्रगति के बारे में जान पाते हैं कि वो कितना उन्नति कर रहा है। पाठ्यक्रम निर्माण में सुविधा। मूल्यांकन बहुत बच्चों को क्या करता है, की जानकारी देता है बहुत बच्चों के बारे में कि उनमें क्या गुण हैं, दोष हैं। तो ये निर्धारण किया जाता है कि हमारे समाज में बहुत प्रकार के बच्चे हैं, उन बच्चों को हम क्या करना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं। तो उसके लिए जो उद्देश्य होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं तो उस हिसाब से अगर उद्देश्य होंगे शिक्षण के, तब हमें पाठ्यक्रम बनाना बहुत सहज हो जाएगा। तो इसीलिए इसी शिक्षण उद्देश्य के आधार पर हम पाठ्यक्रम बनाते हैं। विद्यार्थियों का रिकॉर्ड रखने का सहायक। देखो, अभी विद्यार्थियों को आप जांच रहे हो तो हमेशा हम कुछ ना कुछ प्रक्रिया के द्वारा जांच रहे, प्रश्न पूछ रहे हैं और मौखिक रूप से पूछ रहे हैं और लिखित रूप से पूछ रहे हैं। अभी उसका जो भी उत्तर है या फिर जो भी उसने लिखा हुआ है, तो ये इससे पता चला कि बच्चे ने कितना पढ़ा हुआ है या उनको जानकारी कितना है, उसी का रिकॉर्ड आप रखेंगे। ठीक है, एक के बाद एग्जाम करोगे और रखोगे। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करने का सहायक। कभी कभी क्या होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया से हमें बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हतोत्साहित मतलब डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। हमेशा बच्चे अगर रॉन्ग भी करते हैं उसमें सहायता करो और उसकी जो दुविधाएं हैं उसको सॉल्व करते हुए, समाधान करते हुए आप क्या करेंगे ना, बच्चों की जो मतलब प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करने के लिए सहायक करेंगे, मतलब सहायता देंगे। तो परीक्षा में जैसे वो अव्वल आए और अच्छे मार्क्स रखें, उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे। विद्यार्थियों को उचित विषय
चयन में सहायक। देखो, हमेशा हर बच्चा हर विषय पे बहुत ज़्यादा निपुण नहीं होता है, तो उनके योग्यता और निपुण को और निपुणता करने के लिए और निपुणता मतलब जो बच्चे निपुण होते हैं कोई भी योग्यता के ऊपर, उस योग्यता को जाँचने के लिए और उसी योग्यता को बढ़ाने के लिए पहले तो उस योग्यता को जाँचना पड़ेगा कि कितना बच्चा सीखा हुआ है। उसके बाद जहाँ से बच्चा नहीं सीखा है, तो उसी विषय को चयन करे और उसको कैसे पढ़े, उसका ध्यान आप ही रखेंगे। तो इतना मैंने दिया, 8 पॉइंट लिखना है, पूरा नहीं लिखना है आपको, बहुत ज़्यादा है तो 8 पॉइंट लिखना है। इतना समझ आया क्या? समझ आया? समझ आया? ओके, अभी देखो, मूल्यांकन की विधियाँ देख लो। देखो साइड में इंग्लिश में भी दी गई हैं। अगर बाय चांस कभी गलत लिख देते हो, हिंदी वर्ड्स नहीं याद आ रही है, तो इंग्लिश के वर्ड्स ले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या होता है ना, हम लोग सीधे-सीधे हिंदी को व्यवहार करते हैं, ठीक है? कभी-कभी कठिन हिंदी आती है बट एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे हो तो हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए अगर इंग्लिश में याद आ रहा है तो इंग्लिश वाला भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। अभी देखो मूल्यांकन की विधियों में 4 विधियाँ आती हैं। तो पहला होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दूसरा होता है समेटिव इवैल्यूएशन, तीसरा होता है क्राइटेरियन रेफरेंस मेथड, चौथा होता है नॉर्म रेफरेंस मेथड। तो इसको हम हिंदी में कर लेते हैं। फॉर्मेटिव को रचनात्मक बोला गया है, रचनात्मक मूल्यांकन विधि। समेटिव को संकलित मूल्यांकन विधि। क्राइटेरियन रेफरेंस को मानदंड संदर्भित परीक्षण विधि। और नॉर्म रेफरेंस को मानक संदर्भ परीक्षण विधि बोला गया। अभी देखो, रचनात्मक मूल्यांकन विधि मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मेथड क्या होता है। यहाँ पे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है कोई चीज़ों को बनाना। जैसे मैं आपको हमेशा पढ़ाती हूँ, तो पढ़ाते हुए बीच बीच में आपको बहुत सारे प्रश्न पूछती हूँ। तो प्रश्न पूछना मतलब होता है आपने कितना ज्ञान अर्जित किया, उसको क्या बोलोगे, अति कम समय के अंदर जांचना। ठीक है, जांच कर लेते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पे पाठ्य वस्तु के इकाई के खत्म होने पर पूछे जाने वाले प्रश्न के उत्तर देते हैं। तो इससे रचनात्मक मूल्यांकन विधि होती है पूरी। तो ये होता है बच्चों को परीक्षण देने से पहले ही छोटे छोटे से परीक्षण देने पड़ते हैं। बड़े परीक्षण देने से पहले छोटे छोटे परीक्षण देने पड़ते हैं, उसके द्वारा उनको ज्ञान अर्जित होता है और वो ज्ञान बहुत दिनों तक याद भी रहती है। इसीलिए इसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मेथड और रचनात्मक मूल्यांकन विधि बोला गया है। अभी देखो नेक्स्ट, संकलित मूल्यांकन विधि, सबमेटिव इवैल्यूएशन मेथड। संकलित मूल्यांकन विधि ये क्या होता है पता है? जब आप पढ़ रहे हैं पृथक पृथक अवस्था में हर एक इकाई को पढ़ रहे हो, तो इकाई को पढ़ने के बाद आपको पूरे किताब के बारे में जब जानकारी हो जाती है, उसके अंत पे जब आपको टेस्ट या परीक्षण लिया जाता है, उसको हम सबमेटिव बोलते हैं। सबमिटिव बोलते हैं। यहाँ पे आप सामान्य स्तर का बोध होता है आपको पूरे विषय के ऊपर, और इसी विधि विधि के अनुसार मतलब ये जो मेथड है या विधि है, इसके अनुसार बच्चों में मूल्यांकन पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान दिया गया है। और इसके अनुसार आपको जैसे सेमिस्टर हो गया, एनुअल एग्ज़ाम हो गया, वार्षिक और षान्मासिक हो गया, इस एग्ज़ाम्स को लिए जाते हैं और परीक्षा दी जाती है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, मानदंड संदर्भित परीक्षण विधि। मापन के क्षेत्र में सन 1960 में ये आया। मतलब मेजरमेंट करना है ना, बच्चों को मापना है कि क्या कितना समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, सब कुछ जानना है। तो इस वजह से एक मेथड आया जिसको बोल रहे हैं क्राइटेरियन रेफरेंस मेथड। 1960 में 1960 में क्या हुआ देखो, 1960 में मानदंड संदर्भित परीक्षण की अवधारणा का जन्म हुआ। मतलब ये एक पर्सन है स्टैग। कौन है? स्टैग। और स्टार्क बोल सकते हो। स्टैग 1960 में 1960 में मानदंड संदर्भित परीक्षण की अवधारणा किए थे और उससे ही जन्म हुआ, मतलब वहां से ये आरंभ हो गया। इसके अनुसार यहाँ पे कुछ ना लिखा नहीं गया है, ये यहाँ पे सिर्फ भांजा गया है। इसके अनुसार बोल दूं, मानदंड मतलब एक स्टैंडर्ड रहेगा जिसके बेसिस पे आपको परीक्षा देना पड़ता है, जिसके बेसिस पे आपको पढ़ाया भी सेम जाता है और परीक्षा भी दी जाती है। परीक्षा जब लिया जाता है तो विशिष्ट जानकारी जिनको रहता है वो आसानी से क्लियर कर लेते हैं और इस परीक्षा का पूर्णता मिल जाती है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बोला गया, क्राइटेरिया बोला गया है, तो एग्जामिन जो भी होगा क्राइटेरिया बेस्ड ही होगा। अभी देखो, मानक संदर्भ परीक्षण विधि, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म क्या होता है? जो सबके लिए हो, समान हो। ये क्या होता है ना, हम विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद जब मूल्यांकन करते हैं समूह रूप से, सबके लिए समान रूप से किया जाता है, उसको नॉर्म रेफरेंस बोला जाता है।
पाठ्य वैधता इन परीक्षणों की प्रमुख विशेषता है और तथा परीक्षण में पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो पाठ्य पुस्तक बनाया जाता है उसके साथ इसका गहरा रिश्ता है बोल सकते हो या फिर एक ही साथ बसते हैं। तो ये अब बोला गया कि आप जब नॉन रेफरेंस मेथड को व्यवहार कर रहे हो तो उसमें विद्यार्थी जो भी हैं उनको विशेषता देना चाहिए और उसके साथ साथ उनका जो पाठ्यक्रम है उस विषय पे हमें प्रश्न पत्र को बनाना चाहिए, वो चाहे बड़े हो या छोटे हो प्रश्न पत्र बनाना चाहिए। ठीक है, अभी आगे देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विधि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने यह अनुभव किया कि पारंपरिक वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन का समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाता। मतलब समुचित मतलब एक साथ देखो, आप बोलोगे वार्षिक परीक्षा हो रहा है तो ये तो अंत में होगा, पूरे साल पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है कि इतना आपने सीखा या आप फेल हो जाते हो, इतना आपने सीखा नहीं है, इतना आपने सीखा है। तो इसको जानकारी हमने ले लिया, परंतु हमें पूरे साल तक बच्चे को सहायता भी करना है, थोड़ा-थोड़ा करते हुए पूरे चीज़ों के बारे में आकलन करना है। तो इस संदर्भ में ये बोला गया कि आपका कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेथड जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विधि क्या है, जो कि समुचित परिवर्तन को नहीं दिखा पाता, एक साथ जो परिवर्तन बच्चों में हो रहा है या फिर नहीं दिखा पाता, उसके चुनाव के लिए इसको रखा गया है। इस विधि के द्वारा बच्चों में जो अर्जित ज्ञान है, साथ-साथ उनके इंटरेस्ट, अभिरुचि, उनकी गतिविधियाँ और उनके व्यवहार, सारी चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है। और यहाँ पे बोला गया, हरियाणा सरकार ने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विधि को सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। तो ये हो गया आपका पॉइंट। आदर्श एवं श्रेष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं, आदर्श एवं श्रेष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं, तो वैधता, विश्वसनीय रुको, विश्वसनीयता, ये हो गया आपका सनीयता हो गया, सनीयता होगा, सॉरी विश्वसनीयता, मतलब विशेष रूप से यहाँ पे रहेंगे, विशेष गुण इसमें रहेगा और सबके लिए समान भी रहेगा और विशेष गुण को भी हम आकलन कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठता, अति संक्षिप्त से बड़े तक सारे प्रश्न को विषय के अनुसार आप क्या कर सकते हो, आकलन कर सकते हो। व्यापकता, ब्रॉडर रूप से, बड़े आकार से, ये होता ना, मतलब आपने एक स्टैंडर्ड बनाया कि इस प्रश्न पत्र से हम सारे बच्चों को आकलन कर लेंगे। आपने क्या किया कि और कुछ काम नहीं किया, एक बार प्रश्न पत्र बनाया और छोड़ दिया, सारे बच्चों को वहां से हम क्या किए, एग्जामिन किए, परीक्षण किए और उनका आकलन हो गया। तो ये व्यापकता होती है, जितना सोचा था उतना वो पूरा कर देता है, तो वो व्यापकता रूप में होता है, मतलब उसी के अंदर हो गया। विभेदीकरण, जो बच्चों में तारतम्य दिखा सके और विभेद दिखा सके। ठीक है, विशेष गुण जो दिखाता है, विश्वसनीयता। ठीक है, वैधता, जो लागू हो सके, जो लागू हो सके, मतलब शैक्षिक संप्राप्ति, मतलब जो भी शैक्षिक संप्राप्ति और उद्देश्य उसको हम प्राप्त करने के लिए जो योग्यता मापते हैं उसके लिए ये वैध हो, मतलब जितना चाहते हो उतना तो पूरा करेगा ही, परंतु क्या हुआ, ये सबके लिए होगा, समान होगा, वैध होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिख भी दिया है। उसके बाद मैंने बोला विभेदीकरण, विभेदीकरण में विभिन्नताएं जो दिखाता हो, विभिन्नताएं जो दिखाता हो उसको हम विभेदीकरण बोलते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन आप बोलते हो ना, विभेदीकरण, आप में और एक बच्चे में, दो बच्चों में हम डिफरेंस दिखा रहे हैं तो डिफरेंस को विभेदीकरण हम बोलेंगे। तो अभी विभेदीकरण क्या होता है, मूल्यांकन के द्वारा कौन सा बच्चा अच्छा पढ़ता है, कौन सा बच्चा बुरा पढ़ता है, इसका हम विभेद कर सकते हैं और अलग कर सकते हैं। उपयोगिता तथा व्यवहारशीलता, अगर एक बार आपने मूल्यांकन विधि को अपना लिया तो बारंबार भी हम अपना सकते हैं, क्योंकि एक बार व्यवहार करने के बाद इससे आपको पता चला कि ये कितना व्यवहारशील है और उपयोगी कितना है, तो उसके बाद हम बारंबार व्यवहार कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मार्क कर दिया है, उतना उतना आप लिख लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो, हमेशा याद रखना वस्तुनिष्ठता हमेशा छोटे प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इसमें व्याकरण, अर्थबोध सब कुछ आएगा। ये बड़े तक पहुंचने के लिए एक छोटे का रास्ता लिया जाता है। मतलब देखो, आप बड़े प्रश्न तक पहुंचने के लिए कुछ छोटा-छोटा प्रश्न करते हो पहले, जैसे कि समझ आए, कम होता है तो समझ जल्दी आता है, तो उसके समझने के बाद आप बड़े तक पहुंचते हो। तो इसीलिए वस्तुनिष्ठता और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता है। अभी देखो, शिक्षार्थी उन्नयन मूल्यांकन की प्रविधियाँ या
तकनीक। अभी देखो, जैसे बोला गया शिक्षार्थी उन्नयन मतलब अभी बच्चों को आप जांच करने के लिए आधुनिक तकनीक का व्यवहार करोगे। आधुनिक में 2 प्रकार के तकनीक होते हैं और प्रविधि होते हैं। टेक्निक बोला गया या प्रविधि बोला गया, तो 2 प्रकार के क्या हैं? परिमाणात्मक और गुणात्मक, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। तो परिमाण बोला गया है तो क्वांटिटेटिव, गुण बोला गया है क्वालिटेटिव। तो देखो यहाँ पे क्वांटिटेटिव क्या है? ये होता है पारंपरिक मूल्यांकन तकनीक। पारंपरिक, पारंपरिक बोला गया है। पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल और मॉडर्न, बता दो, जानते हो? पारंपरिक बोला गया, पहले से आ रहा है, बोल दो, अभी हिंट दे दो। ट्रेडिशनल। आधुनिक मूल्यांकन हो गया अभी का, न्यू मॉडर्न, ठीक है। अभी देखो पहले में जाते हैं मॉडर्न। अभी देखो इसको कैसे लिखोगे, पूरा नहीं लिखना है, ऑलरेडी हम लोग जितना पढ़ चुके हैं ना उसको अगर लिखने चलो तो 4 पेज हो जाएगा। अभी तो प्रश्न पत्र बनाना, सॉरी, प्रश्न पत्र बोल रही हूँ, अभी इसके विषय में और भी थोड़ा लिखना बाकी है। तो आप क्या करेंगे, परिमाणात्मक जो प्रविधि है जो कि पारंपरिक मूल्यांकन तकनीक है उसको थोड़ा सा आप लिखोगे। जैसे कि अंग्रेजी में इसको क्या हमने इसके लिए रखा, क्वांटिटेटिव टेक्निक, ये शब्द को लिखा। क्यों लिखा? परिमाण है तो क्वांटिटेटिव होगा। तो ये मूल्यांकन तकनीक जो है पारंपरिक है और इसके द्वारा हम अधिक प्रयोग पहले तो करते ही थे, इसके द्वारा हम विशेष गुणों का क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं विशेष गुणों को जानने के लिए। अभी इसके अंदर कितने भाग आते हैं, देखो आप क्या करोगे, इसको 2 भाग में ऐसे डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे लिख दोगे मूल्यांकन और इसके नीचे 2 पार्ट कर दोगे, एक हो गया क्वालिटेटिव, एक हो गया क्वांटिटेटिव। तो पहले हम क्वांटिटेटिव वाला कर लेंगे बिकॉज क्वांटिटेटिव वाला हम पहले लिख चुके हैं। ये जो परिमाणात्मक प्रविधि है और आप बोल दो क्वांटिटेटिव वाली, तो इसमें 3 पार्ट आते हैं। एक होता है ओरल टेस्ट, ऐसे 3 भाग कर लेना, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, ठीक है। ओरल टेस्ट में जानते हो ओरली होगा, मौखिक होगा, तो मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा। प्रयोगात्मक परीक्षा में आप प्रैक्टिकल टेस्ट लेते हो। तो आप मौखिक परीक्षा में क्या क्या कर सकते हो, कक्षा में जाके हम अपने विषय के संदर्भ में जो भी हमारा बन पड़े प्रश्न हो तो उसको हम बच्चों को पूछेंगे। तो ये मौखिक अवस्था में होगा, ठीक है। अगर बोलोगे रिटन टेस्ट है, तो रिटन टेस्ट में आपको क्या करना पड़ता है, जो शब्द पे है उसका ध्यान देना ज़्यादा पड़ता है। और लिटन टेस्ट में ऐसे राइटिंग भी आ सकता है या फिर लेटर राइटिंग भी आ सकता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। और रिटन टेस्ट में बच्चों के जो क्रिएटिविटी होते हैं, मतलब जो भी उनके अंदर अभिरुचि से छुपी हुई इच्छाएं हैं और वो जो करना चाहती हैं या करना चाहता है, तो ये जानने का जो विषय होता है वो हम लिखित रूप से ही देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूं मौखिक और ओरल, तो आप फटाफट कुछ के प्रश्न के उत्तर दे दोगे और कुछ चीज़ों के बड़े-बड़े उत्तर होंगे तो उसका दे नहीं पाओगे, तो उसको आप लिख के दिखाते हो। तो ये रिटन टेस्ट है जिससे भी बच्चों के अंदर क्या ज्ञान का आहार मिला है या ज्ञान कौन से हैं वो पता चलता है। अभी देखो प्रयोगात्मक परीक्षा, ये प्रैक्टिकल टेस्ट है जहाँ पे प्रयोग संबंधित और विज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान इसी संबंधित उपयोगी होती है। लेकिन भाषा भी एक कौशल है, भाषा का भी लाइब्रेरी है, भाषा का भी लेबोरेटरी है। दैट मीन्स यहाँ से समझ आया कि भाषा से संबंधित जो स्वर थे, स्वस्वर में पढ़ना, पठन करना, कविता पठन, भाषा, भाषण देना, वाद विवाद, सुलेख, निबंध लेखन, सब कुछ ये जो आयोजन किया गया ये प्रायोगिक परीक्षा का एक अंतर्गत है, थोड़ा सा अंतर्गत है, क्योंकि प्रायोगिक परीक्षा से आप बच्चों के अंदर कितनी शक्ति है और कितना वो कर सकते हैं इसका पता लगा सकते हो। अभी आता है गुणात्मक प्रविधि। गुणात्मक प्रविधि अगर बोलूँ इन सबसे नवीन है, जितने भी आपने अभी तक पढ़ा है। तो गुणात्मक जो विधि है, जैसे कि आपने वहाँ पे पढ़ा क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक पढ़ा या परिमाणात्मक पढ़ा, परंतु यहाँ पे गुणात्मक है। तो विद्यालय में तकनीक द्वारा इस तकनीक द्वारा न केवल विद्यार्थियों के उन्नयन का मूल्यांकन किया जा सकता है, बल्कि विद्यार्थियों के बारे में महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। गुणात्मक प्रविधि बोला गया ना, गुण का आकलन करना, गुण का आकलन करना। इस वजह से यहाँ पे 5 क्या दिए गए, टेक्निक दिए गए हैं और प्रविधियाँ दी गई हैं। जैसे कि क्वेश्चनेयर, जहाँ पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी विषय के संबंधित। संचयी आलेख, इसको क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स बोलते हैं। जैसे आप एक बच्चे को आकलन करें, उनको दिया 1, दूसरे बच्चों को आपने दिया 4, तीसरे बच्चे को आपने दिया 6
और चौथे में आपने कुछ एक दिया है। तो इसको जब आप जुड़ते हुए चलते हो तो उसको हम कौन-सा बोलेंगे, क्युमुलेटिव रिकॉर्ड बोलेंगे। क्युमुलेटिव रिकॉर्ड में पहले से लेके अब तक जो-जो चीज़ें हुई हैं सब लिखी रहती हैं। मतलब बच्चे के साथ जो भी हुई हैं, जैसे कौन-सी परीक्षा, कौन-सी कमी, सब कुछ लिखी रहती है। आकस्मिक निरीक्षण आलेख, मतलब इसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं, और एनेक्डोटल रिकॉर्ड ऑल्सो क्या बोल सकते हो कि एक भी रिकॉर्ड है। मतलब इसको भी हमने व्यवहार किया आलेख और रिकॉर्ड के नाते, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, बच्चों को जो भी निरीक्षण में है या फिर बच्चों को आप जानना चाहते हो, उनके साथ आप समय बिता रहे हो, तो उनके लिए जो-जो ज्ञान ज़रूरी है और जो जानना ज़रूरी है, जो नहीं जानना भी ज़रूरी है, सबको रिकॉर्ड बना के लिख के रखते हैं। तो ये एनेक्डोटल है। ऑब्जर्वेशन में बच्चों को क्या करते हैं, निरीक्षण किया जाता है, और रेटिंग स्केल में जैसे होता है ना, एक जैसे यहाँ पे सोच लो कि एक चार्ट पेपर है, ठीक है? चार्ट पेपर में कुछ-कुछ चीज़ों के बारे में मैंने लिखा, आप हाँ या ना में जवाब देंगे। तो वो हो गया आपका रेटिंग स्केल। और ये देखो, व्यक्तिक अध्ययन, मतलब आप बोल सकते हो व्यक्ति के विकास के बारे में तो हो गया। अभी बहुत सारे कर्म होते हैं जिसको हम केस स्टडी बोलते हैं, एक केस बन गया, तो जैसे वो काम कर रहा था, उसके कुछ एक टूट गया या फिर कुछ संबंधित उसको समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए जो स्टडी होता है उसको केस स्टडी बोलते हैं। निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन को ही बोला गया है निरीक्षण। इससे क्या होगा, बच्चों को आप जो भी देना चाहते हो, खिलाना चाहते हो, जो भी होता है, तो वो सबको उन्होंने निरीक्षण विधि के द्वारा समझाया है पेरेंट्स को, कि निरीक्षण विधि द्वारा बच्चे ऑब्जर्वेशन के बारे में अच्छे से जानते हैं, और ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम बच्चों के अंदर जो छुपी हुई ज्ञान है उसको भी जान सकते हैं। तो ये सारा आपको लिखना है, थोड़ा थोड़ा करके, इसको एक्सप्लेन मत करना, ठीक है? अभी इतना समझ आया कि नहीं, बताओ? इतना तक समझ आया? अच्छा, इससे ज़्यादा मत लिखना, इससे ज़्यादा मत लिखना, ठीक है? मैंने एक-एक लाइन में सारी चीज़ों को समझाया हुआ है, तो इससे ज़्यादा आप मत लिखना। यही जितना आप लिखोगे ना, ये 5 से 6 पेज से ऊपर होगा। 5-6 पेज तो मिनिमम है, उससे भी ऊपर जाएगा। अभी चलो आगे, और एक प्रश्न है आज का, तो वो देख लेते हैं। प्रश्न पत्र का निर्माण, ठीक है, उद्देश्य क्या है, प्रश्नवार क्या होते हैं, प्रकरणवार क्या होते हैं, अंक विभाजन कैसे किया जाता है, ब्लूप्रिंट का निर्माण। मतलब अल्टीमेटली बोल सकते हैं अचीवमेंट इज डन ब्लूप्रिंट। परंतु उन्होंने बहुत कुछ लिखा है कि प्रश्न पत्र बनाने का उद्देश्य क्या है, उसमें प्रश्न कैसे होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न होंगे, अगर प्रश्न हुए भी तो कैसे उसका प्रिंटिंग मटेरियल होगा या प्रिंट कैसे करवाया जाएगा। अंक विभाजन, जैसे आप 80 मार्क का परीक्षा दे रहे हो, तो 80 मार्क के परीक्षा को कैसे डिवाइड किया जाएगा। और ब्लूप्रिंट, ये सब बनाने के लिए एक ढांचा चाहिए। जैसे आप बहुत दूर जाना चाहते हो, तो आप अपने साथ जीपीएस ट्रैकर, और आप अपने साथ ब्लूप्रिंट, और जैसे कि बोलते हैं फ्रेम, एक बोल सकते हो कि मैप, मैप का आपने फ्रेम ले लिया, तो मैप जिसमें है, मतलब कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना है, कितना समय लगेगा, सब कुछ लिखा रहता है, उसको हम लेके जा सकते हैं। तो वैसे ही ये भी एक ब्लूप्रिंट है, जहाँ पे ढांचा बोल सकते हो, या फिर उसी चीज़ को देख के हम लोग बनाते हैं अपना प्रश्न पत्र। ठीक है? अभी प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय बहुत सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो लिखना है। लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र के प्रकारों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए कि प्रश्न पत्र बनाते समय उनका अंक विभाजन किस आधार पर होता है। तो ऐसे ही और भी प्रश्न हैं, तो आपको जानना है प्रश्न पत्र क्या है, उसका अवधारणा दो, उसको समझाओ, उसके बाद प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उसको लिखा जाता है और किस प्रकार से प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, उसके बारे में लिखेंगे। तो प्रश्न पत्र की अवधारणा क्या है? इस तथ्य से कोई भी शिक्षाविद असहमत नहीं हो सकता कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के उपरांत एक निश्चित अवधि पर विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन किया जाए। देखो, अभी हमने पढ़ा था, आप बच्चे हो, आप बीएड में पढ़ रहे हो, तो आप शिक्षा के जो भी उद्देश्य हैं, शिक्षण उद्देश्य जो भी है, उसको सीखना चाहते हो। तो यहाँ पे आप जब शिक्षा ले रहे हो, ठीक है, आप जब शिक्षा ले रहे हो, कुछ चीज़ें गलत करते हो, कुछ चीज़ें सही भी करते हो। अभी इसके उपरांत आपको देखना पड़ेगा कि निश्चित रूप से ये बच्चे जो ज्ञान अर्जित करें वो सही है कि नहीं। तो ज्ञान अगर आकलन करना है सही है कि नहीं, उससे पहले तो हमें परीक्षण करवाना पड़ेगा। परीक्षण करने के लिए हमें प्रश्न पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए मूल्यांकन का एक आधा पोर्शन यहाँ पे भी आता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों में मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन इस बात का परिचय देता है कि बच्चों को ज्ञान कितना अर्जित हो रहा है। प्रश्न पत्र बनाते समय किस पे ध्यान दोगे? प्रश्न पत्र बनाते समय हम भाषा पे ध्यान देंगे।
भाषा शिक्षण के उद्देश्य पे ध्यान देंगे, किन-किन उद्देश्यों को पूरा करने से प्रश्न पत्र बनाया जा सकता है, उस पे ध्यान देंगे। अभी देखो, इसके पश्चात इसके बाद और क्या है, शिक्षण को महत्व के आधार पर इन्हीं उद्देश्यों को अधिमान देना चाहिए। अभी देखो, आप शिक्षक हो, शिक्षक के आपने कुछ रूल बनाया और नियम बनाया स्कूल के साथ और प्रश्न पत्र बनाया। जब भी प्रश्न पत्र बनाया, तब आप पूरे पूरे जो भी आपके विद्यालय हैं और आप जो विद्यालय में और घर पे जो भी काम करते हो, पढ़ाते हो या फिर शिक्षक हो तो शिक्षक के काम करते हो, तो वो कभी भी बिना उद्देश्य के बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। वो कुल अंकों को जांचने के लिए भी शिक्षण उद्देश्य का व्यवहार करेगा। उसी आधार पर बच्चों पे बहुत सारी चीज़ों को दबाव डालेगा। तो उदाहरण के स्वरूप आप देख सकते हो, जैसे हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में वह ज्ञान की परख, अवोध मतलब अवबोध की परख, अनुप्रयोग आदि के लिए अंकों तथा अंक प्रतिशत तय कर सकता है। मतलब आप कितना समझे हो, कितना ज्ञान आप में है, वो परख करना, कौन से समय पे आप इसको व्यवहार करोगे, कौन से में नहीं करोगे, ये सब का जानकारी रखना आवश्यक होता है। प्रश्न पत्र बनाते समय हम पूर्व से ही पाठ्यक्रम को क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, पठित कर लेंगे और पठित अंशों पर ही हम आधार बनाते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करेंगे। प्रश्न पत्र में इसके पश्चात प्रश्न पत्र की संख्या पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कितने संख्याओं पे आप प्रश्न दे रहे हो, कौन से प्रश्न हैं, 3 घंटे में ये पूरे होंगे कि नहीं, संक्षिप्त उत्तर मूलक होंगे कि नहीं, दीर्घ उत्तर मूलक होंगे कि नहीं, सारा कुछ सोच के दिया जाता है। इसके पश्चात उसे प्रत्येक प्रश्न के लिए अंकों का निर्धारण करना चाहिए। जैसे आपने प्रश्न पत्र बनाया और बच्चों को आप आधार बनाते हुए सारे उद्देश्य को पूरा करें। उसी प्रकार से इसके पश्चात उसी प्रकार उसे प्रत्येक प्रश्न के लिए अंकों का निर्धारण करना चाहिए। मतलब एक प्रश्न में कितने अंक होंगे कुल मिला के, जैसे आपके पास छोटे वाले प्रश्नों के अंक हैं 4 और बड़े वाले अंक हैं 16, तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसके पश्चात जो भी आपके अंक हैं उसको आप निर्धारण कर सकते हो कि इतना मार्क में एग्जाम होगा और इतना मार्क आपको रखना है, तो ये होना चाहिए। इसके पश्चात उसे इस बात का निर्धारण करना चाहिए कि किस प्रश्न को किस इकाई के अंतर्गत रखना चाहिए, कौन से अंतर्गत कौन सी यूनिट में रखना चाहिए। सारे प्रश्न सारे यूनिट में नहीं होते हैं, अलग अलग इकाई में होते हैं, इसीलिए इस पे भी ध्यान देना चाहिए। स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए परीक्षार्थी को, जैसे कोई भी असुविधा ना हो। अभी प्रश्न पत्र जब बना रहे हो तो इन चीज़ों का आप ध्यान दोगे। जैसे शैक्षणिक उद्देश्य, आप जब भी प्रश्न पत्र बना रहे हो उसके द्वारा शिक्षा के जो उद्देश्य है वो सारे जो पूर्ण हो चुके हैं उसका विश्लेषण हो रहा है कि नहीं, उसको आप आकलन कर पा रहे हो कि नहीं, इसी के द्वारा होगा। अभिकल्प अभिकल्प हो गया, मतलब आप क्या करोगे कि बच्चों को प्रश्न पत्र का निर्माण का जो दूसरा चरण है उसमें क्या है, पहले आप तैयारी करोगे, पहले से तैयार करोगे एक आप बोल सकते हो ब्लूप्रिंट जैसा, या फिर लिख के रखोगे छोटे पेपर में, उसी का ही आप अ, व्यवहार करके बड़े प्रश्नों का आप क्या करोगे, प्रश्न बनाओगे और बड़े प्रश्नों को आप सहायता करोगे कि ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। इसी वजह से इसका जो प्राश्निक को या तो पहले से तैयार अभिकल्प में भरणांकों का वितरण करना होता है। भरणांकों अभी याद नहीं करना है आपको। अभिकल्प मतलब यहाँ पे सोच लेना कि अभिकल्प वास्तव में एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम परीक्षा को बना सकते हैं और या फिर आयोजित कर सकते हैं। इसमें प्रमुख बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि शिक्षा के उद्देश्य का आप निष्पत्ति लोगे, कौन से शिक्षा के उद्देश्य पूरे करने हैं या अधिगम कैसे करवाना है। विषय वस्तु के इकाइयों के लिए भरणांक, मतलब कितने अंक देने हैं किसको, और बोल सकते हो भारणांक। प्रश्नों के प्रारूपों और प्रकारों से संबंधित भारणांक, प्रश्न के हिसाब से आप परसेंटेज भी दे के रखोगे कि इस प्रश्न के लिए इतने परसेंटेज और इतने प्रकार होने चाहिए। कठिनाई के स्तर के लिए भी भरनांक, मतलब आप जितने भी चीज़ें करो, ये चीज़ जो 4 चीज़ हैं, इन चारों चीज़ों में आपको बहुत सारा संकेत और तथ्य दिया जाता है। इसके द्वारा आप कितने अंक का काम करेंगे और कितने अंक का प्रश्न बनाएँगे और कितने विकल्पों का व्यवहार आपने किया है प्रश्न पत्र बनाने के लिए, उसका आप पता कर सकते हो। अभी देखो आगे, ठीक है? अभिकल्प देखो, अभिकल्प मतलब आप बोल सकते हो कि एक ढाँचा बोल लो। तो आप जैसे विषय लिखते हो, यहाँ पे हमने विषय लिखा, कक्षा लिखा, फिर अलग-अलग
विषय के उद्देश्य पर आप क्या बोलोगे? तो विषय को पूरा करने के लिए उद्देश्य तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो ये आपके पास है 4, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग एवं कौशल। तो ये उद्देश्य है। इसको आप अंक दोगे, जैसे कि इसको आपने क्या किया, 20 रखा, तो इसको आपने क्या बोला, 40% हो जाएगा, 40%। इसको आपने 10 रखा, तो ये 20% हो जाएगा। इसको आपने, अनुप्रयोग को आपने 30% रखा, मतलब उससे प्रश्न को 30% रखा, तो 30 के हिसाब से यहाँ पे 60 हो जाएंगे। ठीक है, 60 हो जाएंगे। कौशल के हिसाब से आप 0.5 भी दे सकते हो। देखो, ये मेरे हिसाब से मैंने किया, अभी बोलोगे तो चेंज कर लेंगे। तो ये 20 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 20 है, ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। इसका प्रतिशत और कुल मिला के जो योग होता है, हम कहाँ पे लिखेंगे, नीचे के लाइन पे लिखेंगे, ऐसे ही बॉक्स के अंदर। अभी देखो, विषय वस्तु की इकाइयों को दिया जाने वाला भारांक, मतलब कितने नंबर दोगे, कितना प्रश्न होगा और कितने नंबर दोगे। यहाँ पे देखो, इकाई के अनुसार हमने यहाँ पे 6 भाग रख दिया। अंक के अनुसार यहाँ पे अंक रख देंगे। क्रम संख्या के अनुसार फिर से और प्रश्न के लिए और इकाइयों के लिए यहाँ पे रख देंगे और अंक लिख देंगे, या अंक के लिए खाली रहेगा। अभी प्रश्नों के प्रारूपों, जो भी प्रारूप है और प्रकार है, उसके अनुसार देख लो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो प्रश्न के प्रकार हैं। पहला है अति संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, अति संक्षिप्त उत्तर देने वाले प्रश्न, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न और विस्तृत रूप से देने वाले प्रश्न। अभी क्या है, प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित करना है, तो आप यहाँ पे प्रत्येक प्रश्नों का अंक निर्धारित करो। जैसे एक एक प्रश्न के आप कितने दोगे ना, एक एक प्रश्न जो भी हमारे अति संक्षिप्त है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दो 2, मतलब आप दोगे कितने प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक कितने देंगे, 2। तो प्रश्न की संख्या कितने हो गए, जैसे कि यहाँ पे मान लो 10, 10 गुना 2, तो यहाँ पे कुल अंक हो गए 20, 20 हो गए। अभी देखो, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, मतलब ये हो गया थोड़े से छोटे हैं, अति संक्षिप्त नहीं है, थोड़े से छोटे हैं। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न में, तो यहाँ पे आप संक्षिप्त जो प्रश्न होंगे उसको लिखेंगे, मतलब उस विषय को लिखते हुए उसमें क्या क्या आ सकते हैं संक्षिप्त प्रश्न, उसको लिखेंगे। विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न, जहाँ पे विस्तृत मतलब एक्सप्लेनेशन और ऐसे टाइप बोला गया, जो आपका निबंध जैसे लिखते हैं ना, निबंध, तो निबंध जैसे लिखा जाता है, वो इतना बड़ा बड़ा। तो विस्तृत उत्तर वाले प्रश्नों के आप 1 या 2 प्रश्न देंगे, वो भी 15 मार्क के हिसाब से। तो 15 मार्क के हिसाब से ये बन जाएगा आपका 15 इंटू 2। ठीक है, 15 इंटू 2, इसमें आपका हो जाएगा, अब मान लो यहाँ पे 2 अंक दिया था और 10 आप क्या प्रश्न दिए हो, तो 20। और आपको संक्षिप्त वाले जो भी हैं उसमें आपको लिखना है। तो ये देख लो, ये है 30 मार्क का, ये है 20 मार्क का, यहाँ पे 20 लिख दिया, यहाँ 30 लिख दिया। और इधर आपके संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 20, ठीक है, 20। तो 20 इंटू दुगना मैंने कर दिया, दुगना नहीं करके और भी थोड़ा बड़ा कर सकते, तो दुगना ही किया हुआ है। अभी के लिए देख लो, तो हमारे बन जाएंगे कितना, देखो, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 10 है, कितने बन गए कुल मिला के बताओ। ये मैंने 2 से 1 कर दिया, यहाँ पे मेरे 10 बन गए, यहाँ पे मेरे 60 बन गए, यहाँ पे मेरे 30 बन गए, कितने हुए कुल मिला के टोटल, 100। हमारा प्रश्न पत्र भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, अभी देखो, जब भी प्रश्न के प्रकार कर रहे हो ना, उसमें आ आप व्यवहार कर सकते हो, या फिर प्रश्न के प्रकार में आप जो भी शब्द का व्यवहार करते हो, जैसे मैंने लिखा, में लिखा या संग में लिखा, ऐसे आप व्यवहार करेंगे। अभी देखो, अति संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, अति संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न के लिए डॉट डॉट दिया गया, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, और आप बड़े वाले जो लिए थे, जैसे कि विस्तृत रूप से जो रहता है, तो उसके लिए वी और उत्तर के लिए उ, मतलब ऐसे छोटे फॉर्म में लिखा गया है, अति संक्षिप्त, संक्षिप्त और विस्तृत रूप से। तो उसके प्रश्न कितने होंगे और कितने वाक्यों में लिखना है और कितने समय पे होना चाहिए, आप निर्धारण करेंगे। कठिनाई स्तर, आसान प्रश्न कुछ होंगे, सामान्य प्रश्न कुछ होंगे, कठिन प्रश्न कुछ होंगे। और यहाँ पे एक्सप्लेन मत करना, यहाँ पे डायरेक्ट आपको ब्लूप्रिंट में जाना है और ब्लूप्रिंट में ये आपको फिर से बनाना है। तो ब्लूप्रिंट में देख लो क्या है, क्रम संख्या कितने हैं, ज्ञान, आपको क्रम संख्या 1 2 3 4, उद्देश्य ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल और योग, मतलब टोटल आ गया। तो अंक कितने जुड़ने हैं, ज्ञान के लिए 8, बोध के लिए 40, अनुप्रयोग के लिए 24, कौशल के लिए 8।
तो उसको परसेंटेज में काउंट करना है। तो अंक प्रतिशत मान लो 8% को, मतलब 8 अंक को यहाँ पे 10 माना गया है, 40 को 50, 24 को 30, 8 को 10। तो ये भी हो गया टोटल 100%, 100%। अभी ऊपर जाओगे और प्रश्न पत्र बना लोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर जैसे प्रश्न पत्र बनाएंगे ना वैसे बनाओगे। परंतु अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न अपने हिसाब से लिख सकते हो, मतलब इतने प्रश्न लिखेंगे, इतने प्रश्न लिखेंगे और इसका उत्तर इतना होगा, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो प्रश्न पत्र के दाहिनी हाथ में क्या लिखा गया, दाहिनी हाथ की और दिए गए कोड नंबर तथा छात्र उत्तर पुस्तिका, रुक जाता, प्रश्न पत्र बनाते समय आप दाहिनी हाथ में क्या लिखेंगे, उसके नंबर कोड जो भी रहते हैं उसको लिखना पड़ता है। जैसे कोड यहाँ पे दिया गया और पूर्णांक आप 80 मार्क का बना रहे हो, समय है 2 घंटे, उसको लिख दिए। खंड क ख ग ऐसे आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपको छोटे प्रश्न देने हैं तो 1 मार्क के प्रश्न के लिए आप यहाँ पे ऐसे बना दोगे। तो आप प्रश्न यहाँ पे अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई भी विषय पर बना सकते हो, या फिर पूरे 3-4 टॉपिक को पढ़ लिया करो, उससे जो भी प्रश्न आएंगे उसके ऊपर आप पूरा प्रश्न पत्र बनाओ, ठीक है। अभी प्रश्न पत्र में छोटे वाले हमने कुछ दिए, 1 मार्क 2 मार्क, 1 मार्क 2 मार्क करते हुए। फिर इसके बाद देखो दोहे भी दिए हैं। अभी देखो ये थोड़े से बड़े हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्द में निबंध लिखिए। निबंध बोला गया मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हो गए, ऐसे टाइप, और दीर्घ उत्तरमूलक और विस्तृत उत्तरमूलक जो प्रश्न थे। तो यहाँ पे कुछ कुछ लिखा गया है। का वर्षा जब कृषि सूखे सुखाने, मेरा प्रिय मित्र, सॉरी मेरे मेरे प्रिय मित्र होगा या मेरा प्रिय मित्र होगा, जीवन में खेलों का महत्व, मनुष्य एवं विज्ञान और मनुष्य और विज्ञान, नारी अबला नहीं सबला। तो यहाँ पे ये ऐसे है, ऐसे के ऊपर और निबंध के ऊपर लिखा जाएगा। 300 शब्द में लिखना पड़ेगा, 10 मार्क का है, कोई भी एक चूज करके। तो आपको लिखना नहीं है, आपको प्रश्न बनाने हैं, ऐसे ही प्रश्न आप भी बनाओगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है, अथवा में दिया गया है 1 into 5 लिखा गया है, तो कोई भी एक चूज करना है, 5 मार्क का है। प्रातःकालीन भ्रमण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने अनुज को एक पत्र लिखें। प्रातःकालीन मतलब सुबह उठ के जो आप जॉगिंग जाते हो, घूमने जाते हो, तो उसके ऊपर आपको एक पत्र लिखना है, अपने अनुज को, भाई को लिखना है। अस्वस्थ रहने के कारण कक्षा में निरंतर अनुपस्थित होने से नाम कट जाने पर पुनः लिखने हेतु मुख्य अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप एक मतलब रिक्वेस्ट करते हुए आप एक पत्र लिखेंगे, दरखास्त बोल सकते हो, जैसे कि मैं बहुत तबीयत खराब था इसीलिए मेरा निरंतर अनुपस्थित रहा, उपस्थित नहीं रह पाया, तो उसको आपका नाम कट गया स्कूल से और उसको फिर से आप नाम लिखवाना चाहते हो, तो इसीलिए पत्र लिख रहे हो। तो ऐसे आप पत्र दरखास्त देते हुए ये सब लिख सकते हो। खंड ख में अभी विकल्प चुनने वाला आ गया। एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन दिए गए हैं 5। उसके बाद आपको जैसे एक लाइन पे और प्रश्न के उत्तर देने बोले कि 1 लाइन वाले देने हैं, और उसके बाद ऐसे करके जाना है। खंड ग में भी वैसे ही प्रश्न दिए गए 5-5 करके, शॉर्ट क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन 2 मार्क वाले, 1 मार्क वाले। तो आपको ना यहाँ पे बहुत सारे विषय पे छोटे छोटे करके दिए गए हैं। आप चाहो तो 50 मार्क का भी प्रश्न पत्र बना सकते हो, और 50 मार्क के लिए आप 2 घंटे का समय नहीं लेना, 1.5 घंटे का समय लेना, 1.5 घंटे का समय देना, और उसी के साथ साथ छोटे छोटे प्रश्न कम लिखना, बड़े प्रश्न को थोड़ा ज़्यादा दे देना, क्योंकि आपको प्रश्न पत्र से बनाना है। वहाँ पे देखा जाएगा 3 प्रकार के प्रश्न हैं कि नहीं। तो एक होता है दीर्घ उत्तरमूलक और विस्तृत उत्तरमूलक, एक होता है अति संक्षिप्त और एक होता है संक्षिप्त। तो ये 3 होने चाहिए, 3 प्रकार के प्रश्न भेद होके यहाँ पे प्रश्न होने चाहिए, उसी में ही आपका हो जाएगा प्रश्न पत्र। यहाँ पे खंड क ख ग घ भी बन गया, तो इतने बन गए, ठीक है। आप 80 मार्क का मत बनाना, 50 मार्क का बना देना, शॉर्टकट में 2 पेज में प्रश्न पत्र बन जाएंगे, उतना दे देना। और उसके आरंभ में ये इसे मगर जरूर लिखना, जो ब्लू प्रिंट है, ब्लू प्रिंट के ये चीज़ों को जरूर लिखना। इसका जो अभिकल्प था, अभिकल्प को पूरा लिखोगे। अभिकल्प, ये अचीवमेंट टेस्ट को अभिकल्प में काउंट किया गया है, और ब्लू प्रिंट भी बनाया गया। और उससे पहले क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, प्रश्न पत्र क्या होते हैं और उसका उद्देश्य क्या है, और उसको बनाते समय किस चीज़ों पे ध्यान हमें रखना पड़ेगा। इतना करने से हो गया। समझ आया?